तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बीफ अकाउंट अबाउट द इवोल्यूशन। इस टॉपिक के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे, फिशेस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपकी जो लाइफ है वो लैंड्स के ऊपर किस तरीके से इवॉल्व होना स्टार्ट हुई। हम मैमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम हॉर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, हम सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कब कन्वर्ट हुए, इन सभी से रिलेटेड जो इनका ज्योग्राफिकल टाइम था उन सभी चीजों को आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो की और डिस्कस करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और बात करते हैं अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, तो एनसीईआरटी में से ऐसी कोई भी सिंगल इंफॉर्मेशन को छोड़ा नहीं गया है, सारा का सारा एनसीईआरटी का ही है, तो एक मैनर में है, अरेंज है। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इवोल्यूशन फ्रॉम अ यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर लाइफ, मतलब किस तरीके से आपके यूनिसेलुलर सेल से आपके मल्टीसेलुलर सेल फॉर्म हुए। मतलब इवोल्यूशन चल रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे सेल अपने आप को इवॉल्व करती गई और एक सिंगल सेल से फाइनली आपका एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने स्टार्ट हुए। तो मतलब एक सिंगल यूनिसेलुलर सेल से फाइनली आपके मल्टीसेलुलर सेल्स बनने स्टार्ट हुए एंड अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलियन ईयर एगो पहले आपके इनवर्टिब्रेट्स बनने स्टार्ट हुए और वो एक्टिव हुए। यही बात यहां पे लिखी हुई है, अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इवॉल्व इनटू अ मल्टीसेलुलर लाइफ फॉर्म्स अबाउट 500 मिलियन ईयर एगो इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड वर एक्टिव। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि इवोल्यूशन फ्रॉम अ यूनिसेलुलर और अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा जो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि इवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो एक्वेटिक लाइफ या फिर टेरेस्ट्रियल लाइफ पे किस तरीके से एग्जिस्टेंस हुई आपके इवोल्यूशन, आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की। जॉलेस फिशेस की जब हम बात करते हैं तो जॉलेस फिशेस प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड द 350 मिलियन ईयर एगो पहले। प्लांट्स ऑन अ लैंड, सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड अराउंड द 320 मिलियन ईयर एगो पहले। मतलब कि सीवीड्स और जो कुछ प्लांट है वो एग्जिस्टेड अराउंड द 320 मिलियन ईयर एगो। प्लांट्स वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन्वेड द लैंड। इन्वेड द लैंड कहने का मतलब है कि प्लांट्स ही थे जो आपके सबसे पहले वाटर से फाइनली आपका ट्रांजिशन हुए आपके लैंड्स की तरफ बिफोर द एनिमल। मतलब एनिमल से पहले आपके प्लांट आए थे। दे बिकम वाइड स्प्रेड ऑन द लैंड बिफोर द एनिमल इन्वेड्स लैंड। मतलब एनिमल के आने से पहले आपके प्लांट्स आपके वाटर से लैंड्स की तरफ जा चुके थे। ट्रांजिशन फ्रॉम द वाटर टू अ लैंड, अब फिशेस विद द स्टोर्ड एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन अ लैंड एंड रिटर्न टू द वाटर। मतलब कुछ ऐसे फिशेस थे जिनके पास काफी ज्यादा बोनी और स्ट्रॉन्ग पिंस थे जो आपके हेल्प कर रहे थे उनके मूवमेंट में, और वो फाइनली वाटर से लैंड की तरफ मूव हुए। और अगर उन्हें फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली वहां पर अपनी लाइफ को एक्सपैंड करने की, तो वापस से वाटर की तरफ मूव कर गए। दिस ट्रांजिशन अकर्ड अबाउट द 350 मिलियन ईयर एगो। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि पहले जब फिशेस की बात करें, फर्स्ट फिशेस जो आपका ट्रांजिशन हुआ था वाटर से लैंड की तरफ, वो कब हुआ था? 350 मिलियन ईयर एगो। जब इवोल्यूशन की बात करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ अ लोब फिन्स एंड द एम्फीबियंस, एम्फीबियंस किस तरीके से बने, मतलब इवोल्यूशन एम्फीबियंस में किस तरीके से हुआ। तो ये थर्ड पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। इन 1938 अ फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका वाज आइडेंटिफाइड एज अ सीलोकैंथ, अर्लियर थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। मतलब पहले एक 1938 में साउथ अफ्रीका पे एक फिश मिली। उस फिश को पहले माना जाता था कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन वो मिली जिसका नाम था सीलोकैंथ। दीज एनिमल कॉल्ड द लोब फिन्स, इन्हें कहा जाता था लोब फिन्स। इवॉल्व इनटू अ फर्स्ट एम्फीबियंस, और यही जो थे वो फर्स्ट एम्फीबियंस में इवॉल्व हुए थे। वो ऐसा क्यों कहा गया, इस फिश को ही ऐसा क्यों कहा गया? लोब फिन्स के पास जो स्ट्रक्चर होते हैं इनके नॉर्मल फिशेस से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके पास काफी बोनी फिन्स होते हैं, तो जो हेल्प करते हैं इनको वाटर से लैंड की तरफ मूव करने में। तो इसलिए इन्हें माना गया इवॉल्व इनटू अ फर्स्ट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस लिव्ड बोथ ऑन लैंड ऑन इन वाटर। मतलब ये ऐसे जीव होते हैं जो आपके वाटर और लैंड दोनों पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। नो डायरेक्ट स्पेसिमेन ऑफ दीज अर्ली एम्फीबियंस एग्जिस्ट टुडे। मतलब लो फिन्स जो थे उनके बाद कौन से ऐसे एम्फीबियंस इन्वॉल्व हुए, ठीक है, उनका तो अभी तक ऐसा कोई एग्जिस्टेंस स्पेसिमेन अभी तक सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है कि लो फिन्स के बाद ऐसे कौन से एम्फीबियंस आए, ठीक है। लेकिन हम ये मान सकते हैं जो लो फिन्स हैं दे वर द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न फ्रॉग्स एंड द सैलामेंडर्स। मतलब जो लो फिन्स जिन्हें आपने सेलोकेंथ कहा था, ये आपके एक तरीके से ऐसे प्रूफ माने जा सकते हैं कि ये आपके एंसेस्टर रहे होंगे किसके, जो आप न्यू मॉडर्न टाइम पे जो फ्रॉग और सैलामेंडर्स देखते हो, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जैसे जो सीलोकैंथ थे वो फाइनली आप उनको क्या कहा, लो फिन्स, और लो फिन्स ही फाइनली क्या है, एक आपके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। एंसेस्टर किसके? जो मॉडर्न आप क्या देखते हो, फ्रॉग्स और सैलामेंडर्स देखते हो। तो इस स्लाइड में हमने जाना कि किस तरीके से फिश जो थे फर्स्टली मूव हुए कहां से, वाटर से लैंड की तरफ, और फाइनली एम्फीबियंस डेवलप हुए। क्योंकि फिश कौन से, वही आपके सीलोकैंथ फिशेस जिन्हें आपने लो फिन्स कहा था, वो फाइनली एम्फीबियंस में डेवलप हुए, एम्फीबियंस इवॉल्व हुए। एम्फीबियंस के बाद फाइनली वो रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस फाइनली आपके किस में कन्वर्ट हुए, रेप्टाइल्स में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं इवोल्यूशन अबाउट द रेप्टाइल्स। मतलब एम्फीबियंस सब रेप्टाइल्स में जा चुके हैं। एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू अ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स लेड थिक शेल्ड एग दैट डिड नॉट ड्राई अप इन द सनलाइट अनलाइक एम्फीबियंस एग। क्योंकि एम्फीबियंस की जब हम बात करें, फ्रॉग्स की बात करें, तो उनको अपनी लाइफ को आगे कैरी आउट करने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती थी, और रिप्रोडक्शन करने के लिए उनको फाइनली एक मीडियम की जरूरत पड़ती है जब अपने वो एग को ले करते हैं, और वो मीडियम का काम करता है आपका वाटर। मतलब वाटर में ही वो एम्फीबियंस अपनी प्रोजेनी को स्टार्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं बेसिकली। अब रेप्टाइल्स के पास क्या था, जब रेप्टाइल्स जो थे जब वो अपने एग को ले करते थे तो उनके ऊपर काफी ज्यादा थिक शेल्ड रहता था, ठीक है, जो उनके एग को ड्राई होने से बचाता था सनलाइट के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
मॉडर्न डिसेंडेंट्स इंक्लूड्स, जैसे आप अब रेप्टाइल्स जो देखते हैं, टर्टल्स, टॉर्टॉइस या फिर क्रोकोडाइल, तो ये सभी क्या है, एक तरीके से एम्फीबियन से ही इवॉल्व हुए हैं। अब हम बात करते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स की। अब रेप्टाइल्स के अंदर और किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ और वो किस तरीके के जीव बने। अब जो रेप्टाइल्स थे, पहले हमने बात करी थी फिशेस से। फिशेस से इवोल्यूशन किसमें हुआ, आपके एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस, एम्फीबियन से फाइनली वो क्या बने, एम्फीबियन से बने वो फाइनली आपके रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में फाइनली आपके आपके क्या कौन सी एज आ जाएगा और आगे आगे इवॉल्व हो गए और फाइनली वो क्या बने, आपके डायनासोर, डायनासोर्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर रेप्टाइल्स ऑफ अ डिफरेंट शेप्स एंड साइज डोमिनेटेड द अर्थ। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, क्योंकि इवोल्यूशन इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन ईयर एगो पहले आपके जो रेप्टाइल्स थे वो साइज में काफी बड़े हुआ करते थे और उनका साइज काफी ज्यादा बड़ा था और उनके पास काफी ज्यादा हैवी टीथ थे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा हैवी था, जिसकी वजह से वो नेचर में काफी ज्यादा डोमिनेटिंग थे। जाइंट फर्न टेरिडोफाइट्स वर प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। ये पॉइंट जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मतलब डायनासोर के वक्त ही, उसी वक्त प्लांट में से फाइनली जो टेरिडोफाइट्स थे वो इवॉल्व हो चुके थे और वो उस टाइम पे डोमिनेटेड थे डायनासोर्स की तरह। मतलब एक तो लैंड्स के ऊपर डायनासोर्स थे ही थे जो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए थे, फाइनली डायनासोर बने थे, और दूसरा आपके जो एल्गी से फाइनली आपके टेरिडोफाइट्स जो बने थे वो भी आपके उस समय पे डोमिनेटिंग थे नेचर में। दीज जाइंट फर्न्स लेटर स्लोली फॉर्म्ड अ कोरल डिपॉजिट। मतलब ये फाइनली अपने एक्सटिंक्ट होते गए टेरिडोफाइट्स और प्लांट और इवॉल्व होते गए, आपके जिम्नोस्पर्म और फाइनली एंजियोस्पर्म्स ये डेवलप होने लगे। सम लैंड्स रेप्टाइल, जो लैंड्स रेप्टाइल थे वो कुछ वाटर की तरफ मूव होकर गए 200 मिलियन ईयर एगो एंड इवॉल्व इनटू अ फिश लाइक रेप्टाइल्स नेम एज अ इकैथीसॉरस। इकैथीसॉरस, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। द लैंड रेप्टाइल्स इंक्लूड डायनासोर्स। अब जो उनमें से कुछ जो रेप्टाइल्स थे जो फाइनली आपके डायनासोर्स बने थे जो लैंड्स पे रहते थे, और कुछ जो थे जो रेप्टाइल्स फाइनली वाटर की तरफ मूव करके उनका नाम क्या, इकैथीसॉरस। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो डायनासोर थे जो लैंड्स पे रहते थे उनमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक था, जो सबसे ज्यादा डेंजर था, वो था आपका टीरेक्स। जब हम टीरेक्स की हाइट की बात करें तो ये 20 फुट टॉल था, 20 फुट अप्रोक्सीमेटली, और उसका जो सर था काफी ज्यादा बड़ा था, हेड काफी ज्यादा ह्यूज थे, और उसके डैगर लाइक टीथ थे। डैगर लाइक मींस कि कुछ इस तरीके से टीथ थे पूरे मुंह के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, काफी ज्यादा नुकीले। अब हम बात करते हैं एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स की, जो ये हमारा 6 टॉपिक है। इससे ये है हमारा डायनासोर किस तरीके से एक्सटिंक्ट हुए। अबाउट 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर सडनली डिसअपीयर। मतलब 65 मिलियन ईयर एगो पहले आपके डायनासोर जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि रीजन जो है वो अभी तक अननोन है। कुछ लोग कुछ इस तरीके की थ्योरी बताते हैं कि एक बार की बात है कि बहुत सारे डायनासोर एक जगह पे आके पानी पी रहे थे और अंतरिक्ष से ऐसा कोई मीटियोर आया और फाइनली सारे के सारे डायनासोर मर गए। तो ये काफी बकवास थ्योरी थी और ये डिस्प्रूव हुई, नॉट एक्सेप्टेबल थी। कुछ पॉसिबल रीजन ऐसे हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज हुआ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग नेचुरल अडेप्टेशन नहीं हुआ, अडेप्टिव रेडिएशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से फाइनली वो डेथ हो गई सारे डायनासोर्स की। इवोल्यूशन इनटू अ बर्ड्स, और कुछ ऐसी भी थ्योरी है ये बताती है कि जो आपके डायनासोर थे वो फाइनली बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। द ट्रुथ में लाई बिटवीन दीज एक्सप्लेनेशन, सम स्मॉल साइज रेप्टाइल फ्रॉम दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे। मतलब कुछ ऐसे स्मॉल साइज रेप्टाइल्स हैं जो उस टाइम के एरा से अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि अभी तक उस एरा के कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपने अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नाम सुना होगा, तो उसमें कुछ ऐसी प्रजातियां हैं वो अभी तक कंप्लीटली आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं। हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स की। जब मैमल्स की इवोल्यूशन की बात करते हैं, ये हमारा 7th पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। द फर्स्ट मैमल्स वर स्मॉल एंड श्रू लाइक एनिमल्स, देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज। मतलब जो मैमल्स के हमें जो फॉसिल्स मिले उसमें हमें पता लगा कि जो पहले जो मैमल्स हुआ करते थे वो काफी ज्यादा स्मॉल साइज के हुआ करते थे। मैमल्स वर विविपेरस, एक होता है ओविपेरस, एक होता है विविपेरस। विविपेरस का मतलब कि जो जन्म देते हैं अपने ही जैसे किसी इंडिविजुअल को, यंग वंस को। एक होता है ओविपेरस, ओविपेरस का मतलब जो फाइनली अपने एग ले करते हैं। एंड प्रोटेक्टेड द एम्ब्रियो इनसाइड द मदर्स बॉडी, जैसे कि आप ह्यूमंस में जानते हो। मैमल्स वर द मोर इंटेलिजेंट एंड बेटर एट सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर। मतलब मैमल्स काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और वो सेंसिंग पावर उनकी काफी ज्यादा हाई होती है और एक तरीके से वो डेंजर को अवॉइड कर सकते हैं। When reptiles declines, mammals take over the earth। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इवोल्यूशन होता गया, और फाइनली फिश से आपके क्या बने थे, एक सीक्वेंस फिर से आपको याद रखना है, फिश थे, फिश से क्या बने थे आपके एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस से क्या बन रहे थे आपके रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स से ही डेवलप हुए थे क्या आपके डायनासोर्स, डायनासोर्स, डायनासोर्स। ठीक है, और यही डायनासोर फाइनली जब इनकी डेथ हुई, और यही डायनासोर फाइनली आगे चल करके आपके मैमल्स आए, मैमल्स। और ये डायनासोर किसमें बन गए फाइनली आपके विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए डायनासोर, और इनमें से कुछ ऐसे एराज जो बर्ड में डेवलप हो गए, बर्ड, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बर्ड, ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि डायनासोर्स में से कुछ जो थे उस एरा के जो रेप्टाइल्स थे फाइनली वो अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। मैमल्स, अब मैमल्स जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए और फाइनली आपके क्या बने, मैमल्स ने टेक ओवर कर लिया अर्थ के ऊपर। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड द मैमलियन डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैमल्स की बात करें तो जैसे जैसे आपके कुछ मैमल्स जो थे मूव करने लगे अपनी जगह से, और जहां उन्हें फेवरेबल कंडीशन लगने लगी और वहां पर जाकर वो अपना इवोल्यूशन करने लगे, अपने आप के नंबर इंक्रीज करने लगे और अपने आप में इवॉल्व होने लगे। एग्जांपल हॉर्सेस की बात करें, हिपोपोटामस की बात करें, बियर्स की बात करें, रैबिट की बात करें, तो साउथ अमेरिका रीजन में ये सारे मैमल्स काफी ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं। और जब साउथ अमेरिका आपके नॉर्थ अमेरिका के साथ मर्ज हुआ आपस में, तो वहां पर भी नॉर्थ अमेरिका के एनवायरमेंट में वहां पर भी इन्हीं सब जितने भी जो मैमल्स थे वहां पर जाकर के अपने नंबर को इंक्रीज करने लगे नॉर्थ अमेरिका की तरफ।
पाउच्ड एनिमल मार्सुपियल्स सर्वाइव्ड इन द ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम देयर अदर एनिमल्स। मतलब कि जब हमने लास्ट क्लास में बात करी थी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की, तो ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा आइसोलेटेड कंट्री है, तो इस आइसोलेटेड कंट्री होने की वजह से वहां पर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो कि आपके एक तरीके से मैमल्स ही थे, वहां पर जाकर के उन्होंने अपना इवोल्यूशन करा और वहां डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में वो अपने इवॉल्व होते गए, क्योंकि वहां पर आइसोलेटेड कंट्री होने की वजह से वहां पर कोई कंपटीशन नहीं था, जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज थे वो उन्हीं को यूटिलाइज करने थे। एक्वाटिक मैमल, कुछ मैमल्स जो थे वो फाइनली वाटर की तरफ वापस से चले गए, और वाटर की तरफ जो मैमल्स गए उनका नाम था वेल्स, डॉल्फिन, सी या फिर सी कॉल्स। तो ये सारे के सारे मैमल्स जो आप अब देखते हो ये वही थे मैमल्स जो फाइनली आपके सी की तरफ मूव कर गए। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग है। इस टॉपिक के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स मिलेंगे, जैसे 2 ही फिगर है एनसीईआरटी के अंदर, तो उनको हम कंप्लीटली इलैबोरेट करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से आपके जो डायनासोर्स हैं और प्लांट्स हैं वो किस तरीके से इवॉल्व हुए। तो नेक्स्ट हम जब वीडियो क्रिएट करेंगे तो उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एरास थे, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स है, और उन पीरियड्स में किस तरीके से आपको पता लगेगा कि कौन से प्लांट्स कब उस एरा में डेवलप हुए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बात करते हैं अपने टॉपिक की, और कंटिन्यू करेंगे इसी के बाद